नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष अभी हाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अधिकारों को सीमित करने से संबंधित विषय पर विचार करना चाहूँगा। यह ध्यान रखने का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय जरूर है, लेकिन देश के प्रधान के पद पर महामहिम राष्ट्रपति की पदस्थापना संविधान द्वारा की गई। संविधान के अनुसार कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का विषय है तो राष्ट्र के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में कोई कार्य हो रहा है कि नहीं, कोई कानून तदनुकूल है कि नहीं, यह देखना महामहिम राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतांत्रिक भारत देश में अलोकतांत्रिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्राविधान चल रहा है उसे कैसे उचित कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोलोजियम की व्यवस्था करके न्यायाधीशों का चयन स्वयं करना, स्वयं ही नियुक्तियों की सिफारिश कर देना और राष्ट्रपति के दायित्व को बस उस पर हस्ताक्षर करने तक सीमित रख देना कैसे उचित कहा जा सकता है। यह देखना राज्यपाल का कर्तव्य है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का कर्तव्य है कि कोई कानून, कोई विधेयक देश के हित में, राज्य के हित में है कि नहीं है, प्रांत के हित में है कि नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की तो सीमा यही है कि कोई कानून, विधेयक बनने के उपरांत राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के उपरांत जब कानून का रूप लेता है तो वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है, संविधान का कहीं उसके द्वारा विरोध तो नहीं किया जा रहा है। ये देखना सर्वोच्च न्यायालय का यदि विषय है तो कोई विधेयक जो संसद द्वारा पारित हुआ है या विधानमंडल द्वारा पारित हुआ है वो देश हित में है या नहीं है, ये देखना प्रांत के मामले में राज्यपाल महोदय का और देश के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय का विषय है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये कैसे भूल गए? एक प्रणाली के ही तहत राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जहां राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वहां राष्ट्रपति महोदय का चयन संसद द्वारा किया जाता है। और उस स्थिति में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि जनता की आकांक्षा, जनता का भाव ये संसद में निहित है, सर्वोच्च न्यायालय में निहित नहीं है। संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार और संविधान में निर्धारित नियमों के अनुसार जहां कहीं उसका विरोध हुआ है या किसी के प्रति अन्याय हुआ है, तो उसको न्याय की कसौटी पर कसकर न्याय के पक्ष में निर्णय देने का कार्य करने के लिए नियत है, न कि देश के सर्वोच्च पद पर संसद द्वारा चयनित राष्ट्रपति महोदय के अधिकारों को सीमित करने के लिए राज्यपाल तो प्रांतों में राष्ट्रपति महोदय के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी छाया के रूप में, उनके प्रतिमा के रूप में कार्य करते हैं। एक तरह से राज्यपाल राष्ट्रपति की अभिव्यक्ति है प्रांतों की व्यवस्था में, क्योंकि कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रहकर कार्य करता है, उससे इतर नहीं। यहाँ यह स्पष्ट दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय की समझ में आना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए ये समझना चाहिए कि उसे संविधान में जो विधान नियत है और जो संसद द्वारा, जो राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून हैं, वे संविधान के अनुसार हैं कि नहीं, उस स्थिति में उसकी व्याख्या करके और उसमें यदि कहीं संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन होता दिख रहा है, तो
ऐसे कानूनों का निषेध करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बस इतना ही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने कोलोजियम के माध्यम से मनमानी करते हुए जिस प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत कर रहा है, लगता है कि आगे चल करके देश में सारी शासन व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चलाई जाएगी। ना तो संसद की, ना तो विधानमंडल की आवश्यकता रह जाएगी और न राष्ट्रपति महोदय की कोई जरूरत रह जाएगी। ये विचारणीय विषय है। जब हम सरकार कहते हैं, जब हम भारत सरकार कहते हैं, तो उसमें भारत की संसद जो विधेयकों को पारित करके राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के उपरांत उन्हें कानून के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करती है। कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण और यहाँ तक कि चौकीदार तक, देश के गांव में जो चौकीदार तक हैं, वे सभी कार्यपालिका की परिधि में आ जाते हैं। जो संसद द्वारा या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधेयकों और उनको कानून का रूप पाने के उपरांत लागू करने के जिम्मेदार होते हैं। और न्याय व्यवस्था, जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के ग्राम पंचायत तक एक कड़ी के रूप में ऊपर से नीचे तक नियत है, उनका काम बनाए गए कानूनों का यदि किसी के द्वारा उल्लंघन होता है, संविधान के प्राविधानों का यदि किसी के द्वारा उल्लंघन होता है और वो उस तरह का अपराध करता है, तो उसको दंड देने का दायित्व न्यायालयों को दिया गया है, न्याय व्यवस्था को दिया गया है। इसलिए सरकार जब कहा जाता है तो ये तीनों अंग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक दूसरे की मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए, एक दूसरे की मर्यादा को समझते हुए, अपनी अपनी सीमाओं में रह करके अपने दायित्वों का निर्धारण करना और उसके अनुसार आचरण करना, यह सरकार के तीनों अंगों, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। कोई किसी से कम या कोई किसी से अधिक नहीं। जो भी शक्तियां हैं, जो भी तीनों की स्थिति है, वो संविधान में स्पष्टतया विहित है। इसलिए उसके अनुसार ही आचरण करने का दायित्व इन तीनों शक्तियों का है, इन तीनों अंगों का है। और यदि उसका किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो संविधान की जो प्रदत्त शक्ति है वो जिसको भी विहित करती है कि वो ऐसी उल्लंघन
कारिणी प्रवृत्ति का नियमन करे, उसको आगे आने की जरूरत है। इसी के साथ मैं यह भी यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत राज्यपालों का दुरुपयोग किया जाना शुरू हुआ। राज्यपाल जहां राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का प्रांतों में उपयोग करने का कार्य करते थे, उसके अनुसार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बनकर राष्ट्रपति के दायित्वों को प्रांत में निभाने का कार्य करते थे, वो दुष्प्रभावित हुआ और राजनीतिक क्षितिज पर जो पिटे हुए मोहरे प्रस्तुत होते गए, उनको राज्यपाल बना करके उनके माध्यम से प्रांतों की सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने का कार्य नेहरू जी के काल से जो शुरू हुआ, वो बदस्तूर कांग्रेस सरकारों में निरंतर जारी रहा। कांग्रेस सरकारों द्वारा प्रांत की सरकारों को अपनी इच्छा से, अपने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने का आचरण किया जाता था और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की जगह प्रधानमंत्री की कठपुतली के रूप में आचरण करने लगे। इसके उदाहरण मैं यहाँ कुछ दे देता हूँ। कभी स्पष्ट 2/3 बहुमत से भी अधिक बहुमत से हरियाणा में बनी देवीलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने पसंद नहीं किया और राज्यपाल श्री रामलाल द्वारा उनकी सरकार में तोड़फोड़ करा करके और उन्हीं देवीलाल जी के काबीना में मंत्री रहे भजन लाल को कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशन में वहां की कांग्रेस विधायकों द्वारा समर्थन देकर के उनकी सरकार बनवा दी गई और देवीलाल जी जब विदेश से लौटे तो उन्होंने अपने को असहाय पाया। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करने वाला कृत्य था, लोकतंत्र को कुचलने वाला कृत्य था। चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, चुनी हुई सरकारों को इस तरह से मनमाने तरीके से षड्यंत्र करके अपने अनुकूल, अपनी पार्टी के अनुकूल बनाने का उपक्रम किया जाना संविधान के साथ धोखाधड़ी का कृत्य था, ज्यादती का कृत्य था, तानाशाही का कृत्य था। वहां की सफलता के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने वही प्रयोग रामलाल जी को ही
आंध्र प्रदेश में भेजकर एनटी रामाराव की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई प्रांतीय सरकार को भी गिराने का कार्य किया। और वहां जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी वहां की सरकार को संभाल पाती, तब तक एनटी रामाराव जी विदेश से लौट पड़े और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। तो उस समय तक जनता चूंकि एनटी रामाराव के पक्ष में पूर्णतया थी, डर करके एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों ने पुनः अपना समर्थन कांग्रेस के तत्कालीन षड्यंत्रिक तरीके से बनाए गए मुख्यमंत्री रेड्डी महोदय से समर्थन वापस लेकर एनटी रामाराव के साथ पुनः उनके धरने में उपस्थित होने का कार्य कर दिया। इंदिरा गांधी अवाक रह गई। एनटी रामाराव जी तब वहीं नहीं रुके, उन्होंने पुनः शपथ लेने के उपरांत रामलाल को, जो राज्यपाल थे, उनको हटाने का मुहिम छेड़ दिया। और जब तक श्रीमती इंदिरा गांधी ने रामलाल को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद से हटा नहीं दिया, तब तक एनटी रामाराव श्रीमती इंदिरा गांधी के एंटी बने रहे, क्योंकि इंदिरा ने वो कृत्य ही किया था जो पूर्णतः अलोकतांत्रिक और अनुचित था। मुझे हंसी आती है कि जब आज की कांग्रेस पार्टी के नेता जो सरकार में न रहने के कारण लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई करते फिरते हैं, संविधान की रक्षा की दुहाई देते फिरते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े होने की बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो हंसी आती है कि जिस पार्टी की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से प्रांतों की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को 90 बार बर्खास्त करने का मनमाने ढंग से कार्य किया, लोकतंत्र का नहीं ख्याल रखा, संविधान का नहीं ख्याल रखा और मनमाने ढंग से धारा 356 का प्रयोग करके वो विशेष संकटकालीन परिस्थितियों के लिए वो धारा रही है। धारा 356 का प्रावधान रहा है कि जब देश की एकता और देश के स्वरूप पर किसी प्रकार के आघात होने की संभावना प्रबल दिखती हो, तब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के उपरांत धारा 356 का प्रयोग करते हुए प्रांत की सरकारों की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने का कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार को करने की जरूरत होनी चाहिए। ये नहीं
कि अगर वहाँ किसी दूसरे दल की सरकार बन गई तो उसको षड्यंत्र करके या तो अपदस्थ कर दो या तो राज्यपाल के साधन का प्रयोग करते हुए धारा 356 का प्रयोग करते हुए बर्खास्त कर दो। ये कांग्रेस की सरकारों ने किया और इसकी शुरुआत नेहरू जी ने केरल में नंबूदरी-पाद की सरकार को, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी, उसको बर्खास्त करने से शुरू हुआ और बदस्तूर नरसिंह राव जी के शासनकाल तक, नरसिंह राव जी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार उस समय केंद्र में थी, ये निरंतर जारी रहा और अकेले श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार प्रांतों की सरकारों को बर्खास्त करने का कार्य किया। फिर तो जैसे सिलसिला चल पड़ा। आगे जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी 1977 में, तो उसने भी 9 प्रांतों की सरकारों को अपदस्थ करके, बर्खास्त करके वहां उन प्रांतों में पुनर्चुनाव कराने का कार्य किया था। पुनर्चुनाव कराने का कार्य किया था और ये ऐसे ही चलता रहा। तो मैं यहाँ ये बात बता देना चाहता हूँ कि एक तो महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपालों को ये चाहिए कि राज्यों में, प्रांतों में विधानमंडलों द्वारा जो पारित विधेयक हैं और केंद्र में संसद द्वारा जो पारित विधेयक है, उसको सब तरह से समझ बूझ कर और स्वविवेक से निर्णय लेकर उसमें निहित देश हित के तथ्य को परख कर उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का कार्य किया करें, उसको वर्षों वर्ष लटकाने का कार्य न करें। हाँ, यदि उसमें देश हित कहीं भी दुष्प्रभावित होता हो, हमारे देश का संगठन, हमारे देश की एकता कहीं भी दुष्प्रभावित होती हो और हमारे देश में जो सामाजिक सुधार की अवधारणा है वो कहीं भी कुंठित होती हो, तो ऐसे विधेयकों को रोके जाने की जरूरत होती है और यह कार्य महामहिम राज्यपाल महोदयगण और महामहिम राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके अधिकारों की सीमा में कहीं भी दस्तखत करने का अधिकारी नहीं है, हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो कई ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रपति महोदय ने और राष्ट्रपति महोदय के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल महोदयों ने इस दायित्व का सम्यक पालन किया है। मैं उदाहरण दे रहा हूं।
जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार बनी तो शेख अब्दुल्ला ने देश के विरुद्ध, देश की एकता के विरुद्ध, राष्ट्रहित के विरुद्ध जाते हुए कई फैसलों को धारा 370 के कारण बार बार लेने का कार्य किया। हद तो तब हो गई जब इस देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान तक होने लगे, जिसका कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल विरोध किया था और अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। 1957 में ही कश्मीर की विधानसभा ने कश्मीर का अलग से संविधान पारित कर दिया, लेकिन उस पर चूंकि राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, वहां के उपराज्यपाल नहीं, वहां के राज्यपाल महोदय ने उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का दायित्व कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कभी भी उस पर हस्ताक्षर करने का कार्य नहीं किया। 1953 से पूर्व की स्थिति को बहाल करने के लिए कश्मीर में गठित होने वाली अनेक सरकारें, जो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो या और कोई, वो बार बार करती रही है, उसका प्रस्ताव पारित करती रही है, लेकिन देश हित के विरुद्ध होने के कारण राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर करने का कार्य नहीं किया, तो नहीं किया, जिसका आज नतीजा है कि धारा 370 और 35A जो अस्थायी प्राविधान थे संविधान में जोड़े गए, देश के हित के विरुद्ध, उसको खत्म करने का अवसर संसद को मिला और आज ये दोनों प्राविधान पूर्णतः समाप्त किए जा चुके हैं। यदि ये प्राविधान कश्मीर में नहीं लागू किया गया होता तो आज जो कश्मीर की जनता और वहाँ छिपे हुए बहुत से जो गद्दार हैं और कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो देश के विरुद्ध जाते हुए अपनी जबान से आग उगलते रहते हैं, उनकी हिम्मत ना होती इस तरह का कृत्य करने की। नेहरू ने दबाव डालते हुए संसद को इस अस्थायी प्राविधान के लिए उस समय संविधान सभा और आगे चलकर के संसद को विवश किया था, और जिसके कारण से ये प्राविधान अस्थायी रूप में तब से चला आ रहा था। 75 वर्षों के बाद लगभग जाकर के इस प्राविधान के समाप्त होते ही कश्मीर भारत संघ का पूर्णतः उसी तरह से राज्य हो गया जैसे और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। ऐसे बहुत से विधेयक कश्मीर की विधानसभा के द्वारा पारित किए गए जो देश हित में नहीं थे और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर
हुए बिना उसे लागू नहीं किया जा सकता था प्रांत में। और राष्ट्रपति महोदय ने जो भी क्रमशः आते गए, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ना आगे चल करके डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने, या आगे चल करके और दूसरे राष्ट्रपतियों ने भी कभी भी ऐसे देश विघटनकारी विधेयकों को कानूनी रूप देने के लिए कभी भी हस्ताक्षर करने का काम नहीं किया। दूर क्यों जाते हैं? राजीव गांधी ने अपने प्रचंड बहुमत के अहंकार में जाते हुए जब 1986 में डाक तार विधेयक पारित करने का कार्य किया, एक बार राष्ट्रपति महोदय जो कभी उन्हीं की सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, आर वेंकटरमन जी, उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए जब राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत किया तो राष्ट्रपति महोदय ने उसे पुनः संसद के विचारार्थ वापस लौटा दिया, क्योंकि ये विधेयक पूरी तरह से जनता के अधिकारों को अपनी मुट्ठी में लेने का उस काल की सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रयत्न था। पूरे देश में समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से ये डाक तार विधेयक किस तरह से जनहितैषी नहीं है, जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, उसमें केवल बहाना बनाया गया है लोक राष्ट्रीय हित का और उसे पारित किया गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार संसद में यह विधेयक पारित किया गया और इसमें एक बड़ा कालखंड भी बीत गया। 1987 में कहीं जाकर के ये विधेयक तीसरी बार जब पारित हुआ तो उसमें ये निर्धारित था कि अब राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते। कोई भी विधेयक यदि 3 बार विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो तीसरी बार पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति चाहे जब हस्ताक्षर करें, राज्यपाल चाहे जब हस्ताक्षर करें, लेकिन उसको वापस नहीं लौटा सकते। इस नाते राष्ट्रपति महोदय जब विवश हुए और राजीव जी बराबर उस पर दबाव डालते रहे राष्ट्रपति पर कि वे हस्ताक्षर कर दें, लेकिन आर वेंकटरमन ने उन्हें ही ये स्पष्ट करने का कार्य किया कि ये ठीक है कि संसद ने तीसरी बार इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लोक हित में, राष्ट्र हित में नहीं है। ये विधेयक जनता के अधिकारों को सीमित करता है, संकुचित करता है और उन पर एक तरह से उनकी जो मौलिक स्वतंत्रता संबंधी उनके अधिकार हैं, मूलाधिकार हैं, उसको दुष्प्रभावित करता है। इसलिए मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाऊंगा। पहले यानी जैल सिंह ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, फिर उसके बाद आर वेंकटरमन जब राष्ट्रपति हुए तो उन्होंने भी ये राजीव गांधी को कहते हुए कहा कि मुझसे ये आशा न करें, क्योंकि तब मैं आपकी काबीना का मंत्री था, लेकिन आज मैं देश का प्रधान हूँ,
मुझे वही करना विहित है जो देश हित में है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे अपनी नाक का विषय न बनाकर इसे वापस ले लीजिए। और तब राजीव गांधी ने विवश होते हुए वापस लेने का कार्य किया था। तो राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदयों से मैं यह अपील करते हुए कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस मनमानीपन को एक तो अनदेखी करने का कार्य करें, दूसरी तरफ यथाशीघ्र परीक्षित करके केवल राजनीतिक मंशा लेकर के नहीं, यदि वो देश हित में है, कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित या संसद द्वारा पारित, तो यथाशीघ्र उस पर निर्णय लेकर के हस्ताक्षर करने का कार्य स्वविवेक से किया करें। इसके लिए कोई संघर्षपूर्ण स्थिति न निर्मित होने पाए। सर्वोच्च न्यायालय को तमिलनाडु के मामले में यह मौका मिला। अक्सर अच्छे विधेयक पारित होते हैं, उन्हें कानून का रूप दिए जाने की जरूरत होती है, लेकिन अत्युत्साह में और प्रचंड बहुमत के अहंकार में जाकर के कभी कभी राज्यों की विधान पालिकाएं और देश की संसद भी ऐसे विधेयक पारित करने का कार्य कर सकती हैं और कर दिया करती हैं जो देश हित में नहीं होता है। वो अत्युत्साह का परिणाम होता है। कभी कभी वो संविधान के प्राविधानों के तहत भी नहीं होता है। तो उनकी इस प्रकार की जल्दबाजी और इस प्रकार की अहंता के वशवर्ती होकर, प्रचंड बहुमत के वशवर्ती होकर लिए गए त्वरित पारित किए जाने वाले फैसलों के विरुद्ध होते हुए उसमें देश हित, जनहित देख करके राज्यपालों और राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपालों और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देश हित को ध्यान में रखते हुए उसे हस्ताक्षर या हस्ताक्षर न करने का निर्णय लेना चाहिए। उसमें विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए। देश हित और लोकहित उसमें प्रधान होना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि वो गंभीर चर्चा के उपरांत, जैसे अभी हाल जो है संसद के द्वारा वक्फ कानून संशोधन विधेयक पारित करके कानून को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे सुधारवादी विधेयकों की प्रशंसा की जानी चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और चूंकि ये वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून के रूप में देश में लागू हो चुका है, ये देश हित में है और लोक सुधार, व्यापक सुधार की अवधारणा से सम्यक सिद्ध है। तो इसका लागू किया जाना इसी श्रेणी का है, क्योंकि इसको पारित होने में एक लंबा समय इसीलिए लिया गया। इसके लिए जो जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में
संसदीय कमेटी बनाई गई जिसमें 50 सांसद सम्मिलित होकर के जिस पर उन्होंने विचार विमर्श किया और देश में खूब इस तथ्य वक्फ के पुराने कानून पर उसके सारे दोषों पर खूब गहन रूप में चर्चा हुई और उसके सारे दोष जो देश हित को दुष्प्रभावित कर रहे थे वो जनता के समक्ष प्रस्तुत हुए और तब जाकर के ये विधेयक पारित होकर के आज कानून का रूप ले सका है। ऐसे कानूनों का स्वागत किया जाना चाहिए जो समाज में सुधार करके उसको प्रगतिशील और युग के अनुकूल बनाने का कार्य करते हों। उसी के साथ जो देश हित के विरुद्ध, राष्ट्र की एकता के विरुद्ध और देश के सांगठनिक ढांचे के विरुद्ध हों, ऐसे विधेयकों को स्वविवेक से रोकने का अधिकार राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय में और उनके माध्यम से राज्यपाल महोदयों में, महामहिम राज्यपाल महोदयों में निहित रखा जाना आवश्यक है। और मैं तो ये कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और इस जो राज्यपालों और राष्ट्रपति महोदय के अधिकार को 3 महीने में सीमित करने का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय है, उसकी पुनः समीक्षा करके उसको पुरानी स्थिति में लाए जाने का कार्य किया जाना चाहिए और प्रांतों के और राष्ट्र के मुखिया होने के नाते इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से राष्ट्रपति महोदय में निहित रहनी चाहिए और उनके ही माध्यम से राज्यपालों में निहित रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करने का कार्य करें।